नमस्कार साथियों, आज जो क्लास आपकी होने वाली है वो हमारी होने वाली है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम पहले आईपीसी के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नया नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। इसमें जो बदलाव किए गए हैं उन सही बदलाव पे बात हम करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे भाई इतिहास पे कि इतिहास में भाई किस प्रकार न्याय की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे पहले प्राचीन भारत पे, फिर मध्यकालीन भारत पर, और फिर बात करेंगे आधुनिक भारत में जो अंग्रेज आए उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था किस प्रकार से चलाई। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की, और यहां मैं पूर्णतः आपको संपूर्ण जानकारी आपको यहां दूंगा आईपीसी के बारे में कि भाई क्या क्या आईपीसी के तहत होता है, और जिसको हमें कन्वर्ट किया है हमने बीएनएस में, तो इसमें क्या क्या बदलाव हमारे किए गए हैं। तो पहले हम देखें प्राचीन भारत की बात करूं मैं, तो प्राचीन भारत में जो न्याय होता था वो वेदों के तहत, स्मृतियों के तहत, इनके तहत जो कानून थे उनके तहत ये न्याय किया जाता था। देखो लिखा है प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था वेदों, स्मृतियों और रीति रिवाज के आधार पर चलती थी। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन भारत आया तो भाई वहां राज्य किसका आ गया? मुसलमान का। तो मुसलमान भारत में जैसे ही आए तो यहां पे कानून कौन सा चालू हुआ? आपका शरीयत कानून चालू हो गया। कानून कौन सा चालू हुआ? शरीयत कानून यहां पे चालू हो गया। और शरीयत कानून में क्या होता था? वह कानून बेहद ही सख्त होता था। वह कानून बेहद ही सख्त होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और अगर किसी का मर्डर भी दोनों के आपस का विवाद माना जाता था। मतलब अगर आप किसी का मर्डर हो गया तो मतलब दोनों में क्या था? आपस में विवाद था। ये उनका कहना था। किसके अंतर्गत? शरीयत कानून के अंतर्गत। और यह बेहद ही सख्त कानून था। इसमें बदलाव होना कब स्टार्ट हुए? जब अंग्रेजों ने शासन स्टार्ट किया। बदलाव की शुरुआत अंग्रेजों के आने के साथ हुई। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स मिल गए। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने, भाई किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में गवर्नर जनरल बनते ही जुडिशियल प्लान और कोर्ट की बनाने की शुरू किया। मतलब पहले यहां कोर्ट भी नहीं थे भाई, लेकिन जैसे ही बदलाव हुआ, जैसे ही जनरल बने कौन? वारेन हेस्टिंग्स, तो उन्होंने जुडिशियल प्लान और कोर्ट बनाने की शुरुआत कर दी। 1834 में भारत में पहला लॉ कमीशन आया। 1834 में क्या आया? भारत में पहला लॉ कमीशन आया, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। वही भाई मैकाले जो इंग्लिश को लेकर आए थे भाई, जिन्होंने कहा था कि भारत में मैं इंग्लिश ऐसी तरह फैला दूंगा जैसे भाई नसों में जहर होता है। बात समझ रहे भाई, है ना? तो 1834 में पहला जो लॉ आया, लॉ कमीशन जो आया, उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने भारतीय न्याय संहिता, या बोलोगे आप दंड न्याय, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया। भाई पहला ड्राफ्ट किसने बनाया? मैकाले ने। पहला ड्राफ्ट किसने बनाया? आईपीसी का भाई मैकाले ने बनाया। फिर 1853 में सर जॉन रोमली की अध्यक्षता में दूसरा लॉ कमीशन आया, जिसे सीपीसी, सिविल कानून लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े नियम, सीआरपीसी, सजा देने की प्रोसेस और उससे जुड़े नियम, और आईपीसी, किस अपराध के लिए क्या सजा हो, इससे जुड़े नियम के ड्राफ्ट तैयार किए। भाई किसने किए? सर जॉन रोमली ने। भाई कौन कौन से? सीपीसी, सिविल कानून लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े नियम, सीआरपीसी, सजा की प्रोसेस और उससे जुड़े नियम, आईपीसी, किस अपराध की भाई कितनी सजा होगी, किसके उसके नियम भाई इसमें जुड़े हुए थे। फिर 1861 में एक और नियम है, तीसरा नियम, इससे इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूतों और गवाहों से जुड़े नियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नौकरी खरीद बिक्री से जुड़े नियम, और द ओथ एक्ट बनाए। इस कानूनों के आने के बाद भारत में क्रिमिनल लॉ कॉडिफिकेशन लगभग पूरा हो गया। कुछ बदलावों के साथ यही कानून देश भर में 170 साल से लागू रहा है। भाई जो नियम अंग्रेजों ने बनाया था आईपीसी के अंतर्गत, वह पूरा पिछले 170 साल से लगा रहा है ना, और उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें कुछ चेंजेस किए। अब हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ना चालू करते। देखिए जरा, तो आप सभी जानते हैं भाई ये जो है ये हमारे राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। 21 दिसंबर 2023 भारत की संसद ने मौजूद क्रिमिनल लॉ को बदलने के लिए 3 आपराधिक कानून पारित किए। भाई लॉ को बदलने के लिए कितने? 3 आपराधिक कानून प्रस्तुत किए, जिन्होंने 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी।
अब इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अभी 1 जुलाई को पूरे देश में भाई ये लागू हो गए। अब देखो बदलाव कहां कहां हुए। देखो 1807 में बने इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023। 1860 में जो आईपीसी था इंडियन पिनल कोड, उसे आप बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं। भारतीय न्याय संहिता जो है उसके अंतर्गत जो आईपीसी के 22 प्रावधान थे उन्हें निरस्त कर दिया, 175 में बदलाव किया गया, 8 नए कानून या धाराएं जोड़ी गई। इस प्रकार कुल धाराएं कितनी है? 356 है। 1898 बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भाई पहले क्या था? सीआरपीसी, अब क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी 9 प्रावधानों को निरस्त किया और 160 प्रावधानों में बदलाव किया और 9 नए प्रावधान किए गए। भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराएं हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता में अब भाई कितने हैं? 533 धाराएं। अगला है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मौजूदा 2023 इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नए प्रावधान भी शामिल किया गया। इस प्रकार इसमें कुल कितने भाई? 170। अगर आप कहें भाई जो आपका बीएनएस है उसमें कितने हैं, तो उसमें 336 356 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितने हैं? तो 533 हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने हैं? आपके 170 धाराएं शामिल हैं। अब आगे बढ़ते भाई क्या क्या बदलाव हुए उन सब पे हम बात करने वाले हैं। देखें भाई क्या बदलाव है। तो पहले आप धाराएं देखें भाई, धाराएं कौन कौन सी चेंज हुई है, और इससे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला है भाई, उसको भी आप देखें और यहां आपको संपूर्ण जानकारी यहां मिल रही है। देखो भाई भारतीय न्याय संहिता में क्या बदलाव हुआ। ठगी 420 से बदलकर 318 में, और अब रेप धारा 63 लगेगी। भाई पहले हम बोलते थे भाई 420 ही कर रहा है, ठगी कर रहा है भाई, है ना, ठगी कर रहा है, तो अब वो क्या बोलोगे आप? 318 भाई। पहले भाई रेप का कितना था? 376 या 375, अब कितना है आपका? 63। अब देखें जरा क्या है भाई। मर्डर के लिए धारा थी वो 302 थी, लेकिन अब कहलाएगी 101। धोखाधड़ी भाई 420 थी, अब क्या कहलाएगी? 318। रेप के लिए भाई क्या थी? 375 थी, लेकिन अब क्या हो गई? 63। गैंग रेप के लिए 376 थी डी, अब क्या हो गई? 70। गैर कानूनी सभा के लिए 141 से 44, अब होगी 187 से 189। दंगे के लिए 146, यहां अब क्या हो चुकी है? 191। दहेज हत्या के लिए 304 लगती थी भैया, अब क्या लगेगी? 80 लगने वाली है। हत्या का प्रयास भाई इसमें 307 लगती थी, अब क्या लगेगी? 109। मानहानि के लिए 499, अब लगेगी 356। किडनैपिंग के लिए 359 थी भाई, अब क्या होगी? 137। हमला करने के लिए 351 थी, अब क्या है? 130। और पीछा करने के लिए 354 थी, अब क्या है आपका? 78। तो भाई ये धाराओं में बदलाव किया गया है, और आपको भाई बात समझ में आ गई होगी। 162 पुराना कानून जो भाई आईपीसी जगह, उस जगह क्या आ गया आपका? भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। अब आगे देखें बदलाव क्या क्या हुए। तो पहले हम बदलाव करते हैं भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो न्याय संहिता में क्या नया जुड़ा है भाई। तो देखो नया क्या क्या जुड़ा है। देखो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध होगा। भाई शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया है आपने, तो भाई वो क्या होगा? अपराध होगा। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून भाई। मॉब लिंचिंग मतलब भाई कई बार होता था ना भाई, किसी व्यक्ति को पकड़ के मार देते, जनता मिलकर मारती थी और भाई वो मर जाता था, या भाई उसको कुछ भी हो जाए, उसको हाफ मर्डर या जो भी, तो वहां आप उसे बोलते हैं मॉब लिंचिंग। क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। भाई उसके लिए भी कानून हो गया।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग कानून, इसमें समूह में डकैती, चोरी, कब्जा, तस्करी, साइबर क्राइम शामिल है। भाई ऑर्गेनाइज, आपने उस क्राइम को ऑर्गेनाइज किया भाई, उसके लिए तो अलग से आपके कानून बनाया गया। आतंकवाद को क्रिमिनल लॉ कानून में शामिल किया गया है। आतंकवाद को पहली बार कानून में शामिल किया गया है, क्रिमिनल लॉ में शामिल किया गया है। पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अब अपराध होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह और भूख हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है भाई, है ना। तो भाई ये भी आपका बदलाव हुआ है। अब यहां देखें भारतीय न्याय संहिता में क्या कहा, जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अब गैर कानूनी नहीं है। अडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानून से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं होगा। बच्चों से जुड़े अधिकतर अपराधों में लैंगिक असमानता को हटाया गया है। लड़के लड़की दोनों के लिए अधिकार बराबर मिलेंगे भाई। अब लड़का लड़की दोनों के लिए अधिकार क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। अभी आपको यह बात समझ में नहीं आ रही होगी, आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, पूरा सब्र करना है थोड़ा सा, है ना। चलो अब देखें, आईपीसी की धारा 370 ठगों के खिलाफ कानून है भाई, को खत्म कर दिया गया। इन अपराधों को दूसरी संबंधित धाराओं में दर्ज किया जाएगा। 310 जो धारा थी जो ठगों के लिए थे भाई, उसको हटाकर अब नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जो उनमें उन दूसरी संबंधित धाराओं उसमें दर्ज किया जाएगा आपका केस, जो भी केस बनेगा। अब आगे देखें, अब देखें जरा, तो यहां लिखा है शादी का झांसा। अब भाई देखो क्या कहना चाह रहे हैं वो, शादी का झांसा देकर यौन शोषण। भाई समझे बात को, धारा 69 के मुताबिक किसी महिला शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाना रेप ना हो, फिर भी 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है भाई। इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी गिरफ्तार कर सकती है। भाई अगर आपने यह अपराध किया है तो पुलिस आपको बिना वारंट के अपराधी को अरेस्ट कर सकती है, कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है। आईपीसी में इससे निपटने के लिए स्पष्ट कानून नहीं था। कोर्ट आईपीसी धारा 493 की मदद से मिस करप्शन ऑफ फैक्ट के तहत फैसला सुनाता था। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन भाई इसमें क्या जोड़ा गया भैया, सजा का प्रावधान है, साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऊपर से भाई अगर गिरफ्तारी होगी तो क्या होगी, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाएगी। आगे देखें, नाबालिग के साथ गैंगरेप से फांसी की सजा। भाई अगर नाबालिग के साथ गैंगरेप होगा तो सजा क्या होगी, फांसी की होगी, है ना। क्या होगी, फांसी सजा। देखें, नाबालिग के साथ गैंगरेप या गैंगरेप की कोशिश करने पर भारतीय न्याय संहिता 70(2) के तहत अपराध में शामिल हर व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है। वही धारा 70(1) के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में उम्र कैद और कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। भाई अगर नाबालिग है तो सजा क्या होगी, या तो फांसी सजा हो सकती है, लेकिन अगर नाबालिग नहीं है और वयस्क है तो कम से कम 20 साल सजा आपको होने की संभावना है। आगे लिखा है आईपीसी में क्या था, तो 376 डी और बी में 12 साल से कम तक नाबालिग से गैंगरेप करने पर फांसी और 12 साल से ऊपर की युवती से गैंगरेप अधिकतम उम्र की सजा दी जाती थी। भाई आईपीसी में क्या था कि 12 साल से कम का है व्यक्ति या महिला या लड़की 12 साल से कम है, तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि सजा तो दी जाएगी, वो दी जाएगी फांसी की। लेकिन अब 12 साल से ऊपर है तो क्या होगी, उम्र कैद होगी। ठीक है, यहां देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब अपराध नहीं। अगर भाई किसी की शादी हो चुकी है और उसका अलग से अफेयर चल रहा है तो भाई अब अपराध कैटेगरी में वो नहीं आएगा। समझे भाई क्या लिखा है, भारतीय न्याय संहिता को अडल्ट्री से हटा दिया गया, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब अपराध नहीं है। साल 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 497 को असंवैधानिक बताया था। इस धारा में अडल्ट्री के नियम को बताया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाने, इरादे से ले जाना अब भी अपराध माना जाएगा। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है भाई, तो अगर एक्स्ट्रा अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भाई वो इसमें नहीं आएगा, इस कानून के तहत नहीं आएगा। नाबालिग पत्नी जबरन शारीरिक संबंध बनाना अपराध होगा, भाई रेप होगा। नाबालिग पत्नी है और आपने जबरन क्या बनाए, शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका रेप कहलाएगा। भारतीय न्याय संहिता 63 में रेप को परिभाषित किया गया है। इसके एक्सपेंशन 2 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा।
बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक हो। भाई पत्नी की उम्र 18 साल से ऊपर है तो रेप नहीं है, 18 साल से कम है तो क्या है भाई, रेप है। यानी नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध बनाने रेप के दायरे में आएगा। पहले आईपीसी धारा 375 में ही है 15 साल थी भाई, अब क्या है 18 साल है, पहले कितनी थी 15। देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र में शादी की इजाजत है भाई। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? तो ये आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली बातों पर। आगे देख भाई, अगला है बच्चों की किडनैपिंग। भाई किडनैपिंग में क्या है, तो किडनैपिंग में क्या कानून बनाया गया है, तो किडनैपिंग के मामले में लड़के और लड़की, लड़का हो चाहे लड़की, की उम्र भाई 18 साल तय की है भाई, दोनों की उम्र क्या है 18 साल है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे, लड़का या लड़की दोनों को, उनके संरक्षक मतलब माता पिता की बिना मर्जी के फुसलाकर ले जाता है यानी किडनैप करता है, तो धारा 137 और 138 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इन मामलों में अब महिला पुलिस अधिकारी बयान दर्ज करेगी और जांच संभालेगी भाई। इन मामलों में अधिकारी कौन होगी, महिला होगी, और पूरी जांच वही करेगी। पहले आईपीसी में इस अपराध के लिए लड़के 16 साल और लड़कियां 18 साल की थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में दोनों को बराबर उम्र का दर्जा दिया गया है, दोनों को बराबर रखा गया है। आगे बात करें बच्चों की खरीद और फरोख्त में 10 साल की सजा। अगर बच्चों को भाई खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो उसके लिए कितनी आपकी 10 साल की सजा है। भारतीय न्याय संहिता में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 98 और 99 के मुताबिक कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। पहले आईपीसी की धारा के तहत इस अपराध के तहत 361 के तहत अधिकतम 10 साल की सजा होती थी भाई। पहले धारा ये कौन सी थी, 361 थी, लेकिन अब आ गया 98 और 99। पहले उम्र भाई कितनी थी, 10 साल की सजा होती थी, है ना, और उम्र भाई थी कितनी 18 साल, लेकिन अब क्या हो गया 7 साल की भाई सजा है और अधिकतम कितनी है 14 साल की। मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 14 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया मीडिया और यौन उत्पीड़न की रिपोर्टिंग में रखें सावधानी। भाई मीडिया क्या होता है भाई, कहीं भी यौन उत्पीड़न हुआ है तो वहां से वीडियो चला देते हैं उस चीजों की भाई, कि यहां ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा भाई, परमिशन लेनी पड़ेगी फैमिली की भाई, कि हम ऐसी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। वो पढ़ो, इसमें यही लिखा है सेक्शन 72 के अनुसार अदालत की परमिशन के बिना यौन अपराधों से जुड़े कोर्ट की कार्रवाई को पब्लिक करना एक अपराध है। बलात्कार, पति द्वारा अलग रह रही पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देकर संबंध बनाने जैसे मामलों में बिना कोर्ट की परमिशन के कार्रवाई को पब्लिक करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है भाई। तो आपको यहां कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको वो न्यूज पब्लिक करनी है तो। आगे लापरवाही से मौत। भाई मेडिकल में आजकल होता है कि कई बार इल्जाम लगाया डॉक्टर भाई कि डॉक्टर की लापरवाही से उस व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके लिए भी कानून निकाला है सरकार ने भाई। तो क्या निकाला है, भारतीय न्याय संहिता 106A के मुताबिक अगर मेडिकल लापरवाही की वजह से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी स्टाफ को 5 साल की सजा होगी, लेकिन इसी अपराध में डॉक्टर को 2 साल की सजा दी जाएगी। पहले आईपीसी धारा 304A के मुताबिक मेडिकल लापरवाही में हुई मौत के लिए 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। डॉक्टर के लिए अलग सजा का जिक्र नहीं किया गया था भाई। यार दोनों के लिए अलग सजा है, स्टाफ के लिए अलग है और डॉक्टर के लिए अलग है। स्टाफ का कितना है 5 साल का और डॉक्टर के लिए कितने का है 2 साल का। अगला आपका हिट एंड रन केस। भाई हिट एंड रन क्या होता है, भाई गाड़ी आया भिड़ाया और चला गया, है ना उसने भाई रुक कर देखा ना, पुलिस में कंप्लेंट की साहब जाके भाई एक्सीडेंट हो गया मुझसे गलती से या उसकी गलती से भाई एक्सीडेंट हो गया है, वो व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है, उसको एम्बुलेंस ले जाओ, जो कुछ भी भाई चीजें हैं उसने नहीं करी। देखो हिट एंड रन केस क्या है, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमारे देश में ट्रक वालों ने बहुत बड़ी हड़ताल कर दी थी। क्यों की थी भाई, क्योंकि उन्हें ये कानून भाई गलत लगा था कि भाई ये कानून गलत है, लेकिन ये कानून गलत नहीं है भाई, ये कानून बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सुनो ध्यान से क्या है, अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और घटना के तुरंत बाद दोषी पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बगैर भाग जाता है, भाई जनता कहती है हम पुलिस को सूचना देंगे भाई, पुलिस हमें खा जाएगी भाई, अरे भाई मत दे सूचना, किसको दे, मजिस्ट्रेट को दे। क्लियर है भाई, तो इसे हिट एंड रन केस कहते हैं। हिट भाई क्या बोलते हैं, हिट एंड रन कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता 106(2) के मुताबिक ऐसे मामलों में 10 साल की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
भाई कितनी 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के कारण देश भर में भाई 2024 में जनवरी के महीने में हड़ताल की गई थी भाई, ट्रक ड्राइवर द्वारा हड़ताल की गई थी देश के अंदर 2024 जनवरी में। उनका कहना था कि 10 साल की सजा और इतना ज्यादा जुर्माना मजदूर वर्ग के लिए जाती है। सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सलाह के बिना यह कानून लागू नहीं किया जाएगा, ये भाई उन्होंने कहा था। लेकिन ये गलत नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। आगे भाई आपका है भारतीय न्याय संहिता छोटे अपराधों में अब कानून कम्युनिटी सर्विस। देखो भाई ध्यान से, बड़े ध्यान से बात सुनना। छोटे मोटे जो होंगे ना वहां आपसे कम्युनिटी सर्विस की जाएगी। कहते भाई देखो जरा, धारा 4 में कम्युनिटी सर्विस का जिक्र है। कम्युनिटी सर्विस यानी वो काम जिससे कम्युनिटी को लाभ हो। अब छोटे मोटे अपराध के लिए कोर्ट जेल भेजने के बजाय कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकती है। जैसे कि हालांकि इसमें क्या काम करने होंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस का कहीं जिक्र नहीं था। सजा के तौर पर सर्विस में कम्युनिटी सर्विस कब दी जा सकती है? पब्लिक सर्वेंट के अवैध व्यापार संबंध होने पर, 5,000 की चोरी और पैसे लौटाने वाला पहली बार का चोर, शराब पीरक पब्लिक प्लेस पर गलत व्यवहार और मानहानि के मामले में भाई यहां पे कम्युनिटी सर्विस आपसे कराई जा सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है भाई हो सकता है आपसे जगह साफ करवा लें, नालियां साफ करवा लें, गटर साफ करवा लें, भाई कुछ भी आपसे तो कर सकते हैं ना। ये होगा आपका कम्युनिटी सर्विस। अब भाई जो लोग कुत्ते पालते हैं वो सावधान हो जाए भाई। तो कुत्ता पालने वाले व्यक्ति का अगर कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके लिए भाई सजा है। देखो क्या है सजा। भारतीय न्याय संहिता धारा 291 के मुताबिक यदि कोई पालतू जानवर किसी व्यक्ति पर अटैक करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो जानवर के मालिक को 5,000 का जुर्माना और 6 माह की जेल, है ना। अगर अटैक कर देता है भाई तो कुत्ते पालने वाले भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि भाई कुत्ता पालना वासी खेल नहीं है। अगर आपका कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है और आपकी कंप्लेंट करता है तो आपको 5,000 जुर्माना और 6 माह की जेल आपको हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून फांसी की सजा। भाई मॉब लिंचिंग पे अलग से कानून फांसी की सजा। भाई मॉब लिंचिंग मैंने बताया था भाई, किसी व्यक्ति को भीड़ द्वारा मारना कूटना, वो क्या होती? मॉब लिंचिंग होती। देखो क्या लिखा है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) के मुताबिक अगर 5 या उससे ज्यादा लोग का ग्रुप जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, आस्था जैसी वजहों के आधार पर किसी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देता है तो ग्रुप के हर व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग में उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता है। मॉब लिंचिंग में उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी में इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं था। मॉब लिंचिंग के दोषियों पर आईपीसी की 302 के तहत हत्या का केस ही दर्ज किया जाता था। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ने के बाद देश में लंबे समय तक अलग कानून की मांग उठ रही थी, जो अब बन चुका है और धारा 103 के तहत अब ये आएगा। अगला है, पहली बार क्रिमिनल लॉ में आतंकवाद को शामिल किया गया। आतंकवाद को क्रिमिनल लॉ कानूनों में शामिल कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 113 में आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को परिभाषित किया है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को फांसी और उम्र की सजा हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां पहले आईपीसी में आतंकवाद शामिल नहीं था। ऐसे मामलों को अनलॉफुल एसोसिएटीज प्रिवेंस एक्ट यानी यूएपीए के तहत पेश किया जाता था। यूएपीए के नियम ज्यादा सख्त होते थे और मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं कि बीएनएस और यूएपीए दोनों एक साथ काम करेंगे या नहीं, काम कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका भाई पुलिस स्टेशन जाए बगैर आप मामला वहां पे दर्ज करा सकते हो। देखो कैसे, धारा 173 के मुताबिक अब पुलिस स्टेशन जाए बगैर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। पहले कुछ राज्यों में चोरी जैसी अपराध एफआईआर दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन अब देश भर में हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर मामलों पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। भाई पहले यह कानून नहीं था, कुछ राज्यों में था, लेकिन सभी राज्यों में अब देश में, पूरे देश में लागू हो गया है। किसी पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। भाई अभी क्या होता है, कई बार बोला जाता है ना आपसे कि भाई हमारे थाने केस नहीं है, वो उस थाने पर जाइए। बोलता हमारे क्या नहीं है, उस पर जाइए। वो चीजें होती भाई। अब यहां देखो, यहां भी एक नियम आया है। नियम क्या आया है? धारा 173 में 0 एफआईआर का प्रावधान दिया गया है। 0 एफआईआर घटना किसी भी थाना क्षेत्र की हो
उसकी एफआईआर किसी भी जिले और थाने में कराई जा सकती है। पहले कई बार पुलिस फरियादी को थाना क्षेत्र का हवाला देकर वापस भेज देती थी, अब आप वापस नहीं भेज सकते भाई, यहां पे एफआईआर हो सकती है। फोन पर मिलेगी केस की जानकारी भाई, अगर कोई केस आपने किया है तो उसकी जानकारी क्या मिलेगी, आपको फोन पर मिलेगी। केस दर्ज कराने वाला व्यक्ति को केस, उसकी प्रोग्रेस और अपडेट की जानकारी मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा आपको मिल जाएगी। धारा 193 के मुताबिक केस में हो रही हर अपडेट 90 दिन के अंदर फरियादी को बतानी होगी, और सीआरपीसी में इसकी सुविधा नहीं थी, पहले इसकी सुविधा नहीं थी, अब सुविधा इसमें हो गई भाई कि अगर आपने कोई केस किया है तो केस का अपडेट आपको लगातार मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा सरकार द्वारा आपको अपडेट किया जाता रहेगा। आगे देखें भाई, तो आगे देखें अरेस्ट होने पर जानकारी देने का प्रावधान। अरेस्ट होने पर आप किसी एक व्यक्ति को जानकारी दे सकते हो। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 36 के मुताबिक व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अपनी इच्छा के किसी भी एक व्यक्ति को अरेस्ट की जानकारी देने का अधिकार है। इससे अरेस्ट हुए व्यक्ति को मदद हो सकेगी, साथ ही कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी। व्यक्ति अरेस्ट होने पर किसी व्यक्ति को जिसकी उसकी मर्जी है देने की जानकारी, उसे वो जानकारी दे सकता है। ठीक है, आगे है गंभीर मामलों में फॉरेंसिक जांच जरूरी। भाई पहले क्या होता था, मामले गंभीर थे वहां पहले पुलिस पहुंचती थी, लेकिन आजकल क्या होगा भाई, पुलिस के साथ वहां क्या जाएगी, फॉरेंसिक टीम भी जाएगी वहां पे। धारा 176 में गंभीर मामलों में अपराधों में फॉरेंसिक जांच की जरूरी कर दिया गया। इसके मुताबिक 7 साल ज्यादा की सजा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपराध वाली जगह पर जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे। किसी घर की तलाशी करते वक्त पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी। अगर किसी घर की तलाशी करें तो क्या करना पड़ेगी, आपको वीडियोग्राफी भी करना पड़ेगी। अगला है महिलाओं बच्चों पर अपराध की जांच 2 महीने में। भाई महिला और बच्चों पर अपराध हुआ है, उसकी जांच भाई कितने में हो, 2 महीने में कंप्लीट की जाए, ऐसा प्रावधान भी अब इनके तहत आया है। धारा 193 के मुताबिक महिला और बच्चों जुड़े गंभीर अपराध के मामले को अपराध की शिकायत मिलने के 2 महीने के अंदर खत्म करना अनिवार्य हो गया है। पहले सीआरपीसी धारा 176 में केवल रेप के मामले की जांच 2 महीने के अंदर खत्म करने का निर्देश दिए थे, लेकिन अगर उसके अलावा गंभीर अपराध और भी हैं महिला और बच्चों के लिए तो उन्हें भी 2 महीने में खत्म करना होगा, पहले मात्र रेप के लिए था। आगे देखे भाई, आगे भाई ई डॉक्यूमेंट भी सबूत होंगे भाई। जैसे पहले क्या होता था, सबूत के लिए आपको हार्ड कॉपी ले जाना पड़ती थी, अब क्या आपकी सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी। जैसे कि सेक्शन 2D के भाग 6 में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ दिया गया है। अब ई डॉक्यूमेंट को भी सबूत माना जाएगा। भाई कई बार होता था ना भाई कि हमारे गाड़ी के कागज थे, पहले सरकार नहीं देखती था, हम गाड़ी घूम रहे हैं साहब, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अरे भाई लाइसेंस है, ये है वो है साहब, मोबाइल के अंदर है ना, सॉफ्ट कॉपी है साहब। कई लोग देखते तो कई लोग नहीं देखते, लेकिन अब वो मान्य आपके हो जाएंगे। आगे आपका पुलिस को दिया गया कोर्ट से जो बयान है वो मान्य नहीं होगा। देखो सेक्शन 23 के मुताबिक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य नहीं हो सकता। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25, 26, 27 को मिलाकर BA नया सेक्शन तैयार किया गया। भाई पहले ही मान्य नहीं था, अब भी मान्य नहीं है। अगला है प्राइमरी एविडेंस का दायरा बढ़ा। जो पहले एविडेंस है उसमें दायरा बढ़ा दिया गया। देखो क्या है, सेक्शन 52 में प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग को प्राइमरी एविडेंस ही माना गया, बशर्ते उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की गई हो। अब भाई ये कानून तो आपके बन गए, इनमें चेंजेस भी आपके हो चुके हैं, उसके बाद परेशानी भाई किसको आने वाली है, तो परेशानी आने वाली भाई जज, वकील, पुलिस डिपार्टमेंट। कारण क्या है, जो केस 1 जुलाई के बाद होने वाले हैं या 1 जुलाई से होने वाले, उन सभी केस में नए कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। और जो भाई साहब पुराने वाले केस हैं उनमें किस में चलेगा, पुराने कानून के तहत भाई काम चलेगा। तो अब जज और वकीलों और पुलिस वालों की मुसीबत साहब, उनको दोनों कानूनों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि ये पुराने केस में भाई कौन सा कानून है और नए केस में भाई कौन सा कानून है। तो थोड़ा भाई यहां कंफ्यूजन होगा, लेकिन उनके लिए वो तैयार होंगे भाई। तो भाई शुभकामनाएं देता हूं सभी जज और वकीलों के लिए, भाई अच्छे से तैयारी करें और देखें धाराओं को अच्छे से पढ़े। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।